मनुस्मृति, ये नाम सुनते ही ना मन में बहुत कुछ आता है। ये हिंदू परंपरा का एक बहुत ही फाउंडेशनल ग्रंथ है, लेकिन शायद उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्राचीन संहिता के अंदर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मनुस्मृति है क्या। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे इसके पन्नों के अंदर चलते हैं। देखिए, इस ग्रंथ को लेकर इतने विवाद हैं, इतनी बातें हैं कि इसकी असलियत अक्सर कहीं खो जाती है। जिस सोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद मानता है कि मनुस्मृति की एक भयावह और विकृत छवि बना दी गई है। इसीलिए हमारा मकसद यहाँ पर किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सीधे ग्रंथ में झांककर ये देखना है कि इसमें लिखा क्या है। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो यही समझेंगे कि मनुस्मृति है क्या, फिर देखेंगे कि दुनिया की शुरुआत पर इसका क्या कहना है। इसके बाद समाज का ढांचा, रोजमर्रा की जिंदगी के नियम और फिर न्याय और शासन पर इसके क्या विचार हैं, ये जानेंगे। और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि आज के जमाने में इस प्राचीन ग्रंथ के क्या मायने हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। मनुस्मृति क्या है? ज्यादातर लोग इसे बस सामाजिक नियमों की एक किताब मानते हैं, पर सच तो ये है कि इसकी दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। ये ग्रंथ 12 चैप्टर्स में बटा है और इसका स्कोप सच कहूं तो हैरान करने वाला है। मतलब दुनिया कैसे बनी वहां से बात शुरू होती है और फिर एक सही जीवन जीने के तरीके, राजा के कर्तव्य, सिविल और क्रिमिनल लॉज, यहाँ तक कि कर्म का सिद्धांत और मोक्ष तक हर चीज पर बात करती है। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, ये तो जीवन के हर पहलू के लिए एक गाइड जैसी है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने सारे नियम, ये कानून आए कहाँ से? मनुस्मृति के हिसाब से इन सब की जड़ एक कहानी में है, सृष्टि की कहानी। एक सुनहरा अंडा जिससे पूरी की पूरी कॉस्मिक ऑर्डर का जन्म होता है। कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले स्वयंभू ईश्वर प्रकट होते हैं। वो पानी बनाते हैं और उसमें एक बीज डाल देते हैं। वही बीज सूरज की तरह चमकता हुआ एक सुनहरा अंडा बन जाता है और फिर उसी अंडे के अंदर से ब्रह्मा का जन्म होता है, जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं। मनुस्मृति के लिए समाज का हर नियम, हर कायदा इसी कॉस्मिक ऑर्डर से निकला है। और इसी कॉस्मिक ऑर्डर से तैयार होता है समाज का पूरा ढांचा, जो 2 मेन पिलर्स पर टिका है, वर्ण और आश्रम। तो सबसे पहले वर्ण को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वर्ग या क्लास। ये समाज को स्मूथली चलाने के लिए 4 ग्रुप्स में बांटने का एक सिस्टम था, जहां हर ग्रुप के अपने तय काम और जिम्मेदारियां थीं। तो ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, जो समाज के शिक्षक और विद्वान थे। क्षत्रिय, जो शासक और रक्षक थे। वैश्य, जो व्यापार और खेतीबाड़ी यानी इकोनॉमी को संभालते थे। और शूद्र, जिनका कर्तव्य बाकी 3 वर्गों की सेवा करना बताया गया है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट जोर देकर कहता है कि मनुस्मृति की ये व्यवस्था जन्म पर नहीं, बल्कि किसी इंसान के गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित थी। अब ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये आज की जाति व्यवस्था की बहस में एक बिल्कुल नया एंगल ले आती है। समाज का दूसरा पिलर था आश्रम व्यवस्था। इसका ताल्लुक समाज से नहीं, बल्कि एक इंसान की अपनी जिंदगी से है। ये जीवन को 4 जरूरी स्टेजेस में बांटती है। तो एक आदर्श जीवन कैसा दिखता था? इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य से, यानी स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जब शादी करके परिवार बसाया जाता है। फिर वानप्रस्थ, जब धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर हुआ जाता है। और आखिर में आता है संन्यास, जिसमें सब कुछ त्याग दिया जाता है। तो ये तो हो गई समाज की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मनुस्मृति इससे भी आगे जाकर घर और परिवार की छोटी छोटी डिटेल्स में भी उतरती है, जैसे शादी और महिलाओं का रोल क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसमें 8 तरह की शादियों का जिक्र है। इनमें से 4 को सही माना गया है, जो कर्तव्य और रीति रिवाजों पर बेस्ड हैं। वहीं बाकी 4 को गलत कहा गया है, क्योंकि वो या तो खरीद फरोख्त, वासना या फिर जबरदस्ती पर आधारित होती थीं। और फिर आता है महिलाओं की भूमिका का सवाल। यहीं पर मनुस्मृति का वो श्लोक है जिसे शायद सबने कभी न कभी सुना होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है। ग्रंथ में आगे कहा गया है कि परिवार को महिलाओं को तोहफे और गहने देकर खुश रखना चाहिए, क्योंकि ये खुशहाल स्त्री ही पूरे परिवार में समृद्धि लाती है।
इसके साथ ही घर चलाने और उनकी सुरक्षा को लेकर भी इसमें कई नियम बताए गए हैं। अच्छा, घर परिवार की दुनिया से बाहर निकले तो राजकाज, कानून और शासन के बारे में मनुस्मृति क्या कहती है? चलिए देखते हैं। इसके कोर में एक कॉन्सेप्ट है, राजधर्म। मतलब राजा का धर्म क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। ये एक तरह से शासकों के लिए पूरी कोड ऑफ कंडक्ट है, ताकि राज्य में न्याय और व्यवस्था बनी रहे। तो एक राजा का सबसे बड़ा काम क्या था? अपनी सारी प्रजा की रक्षा करना, गलत काम करने वालों को सजा देना और धर्म के हिसाब से बिना भेदभाव के न्याय करना। इसके अलावा सही मंत्री चुनना और राज्यों को खुशहाल बनाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। मतलब राजा सिर्फ एक रूलर नहीं था, वो पूरे सिस्टम का गार्डियन था। तो ये सब जानने के बाद हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में इस प्राचीन ग्रंथ को कैसे देखा जाए? ये वाकई एक बहुत मुश्किल सवाल है। हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट इसका एक रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए। जो बातें अच्छी हैं, जो आज भी समाज के लिए उपयोगी हैं, उन्हें अपना लेना चाहिए, और जो बातें गलत या अधार्मिक लगती हैं, उन्हें पूरी विनम्रता से छोड़ देना चाहिए। शायद इससे पढ़ने का ये एक आधुनिक तरीका हो सकता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। मनुस्मृति जैसी प्राचीन संहिताओं की आज के ज़माने में क्या जगह है? क्या ये सिर्फ इतिहास की कलाकृतियां हैं जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए, या फिर इनमें आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपा है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।